नमस्कार। आज हम एक ऐसे मैदान में उतर रहे हैं जहां बहुतों ने अपनी किस्मत आजमाई है। हाँ, ट्रेडिंग। अक्सर लगता है कि भाई चार्ट्स पढ़ लिए या सही इंडिकेटर चुन लिया तो बस बात बन गई। हाँ, ये एक काम धारणा है। पर अगर ये इतना ही सीधा होता तो फिर ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में पैसा गंवाते क्यों हैं? हम्म, कुछ तो है जो मतलब सतह के नीचे चल रहा है। बिल्कुल। और ये सवाल ही आप कह सकती है पूरी पहेली का सार है। इसका जवाब काफी हद तक मार्क डगलस की जो क्लासिक किताब है ट्रेडिंग इन द जोन, उसमें छिपा है। आज हम उसके कुछ अहम हिस्सों पर ही बात करेंगे। अच्छा। सच तो ये है, देखिए, ट्रेडिंग शायद 80% दिमागी खेल है, सिर्फ 20% तकनीक। 80%? इतना ज्यादा? हाँ, और दिक्कत ये है कि लोग अपना सारा ध्यान, सारी ऊर्जा उस 20% पर लगा देते हैं, जबकि असली लड़ाई तो मन के भीतर चल रही होती है। वो डर, लालच, उम्मीदें, निराशाएं। दिलचस्प। तो आज हम इसी दिमागी लड़ाई को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि ट्रेडिंग में ये मनोविज्ञान कितना हावी है, वो कौन सी आम गलतियां हैं जो ट्रेडर्स दोहराते रहते हैं, और सबसे जरूरी वो कौन सी सोच या माइंडसेट है जो लगातार कामयाबी के लिए चाहिए। हम मार्क डगलस की किताब के अध्याय 1 से 12 तक के निचोड़ पर बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। और ये सवाल तो बना ही रहता है, भाई दिखने में इतनी आसान लगने वाली चीज इतनी मुश्किल क्यों हो जाती है? लगता है जवाब बाहर नहीं, अंदर ही खोजना पड़ेगा। बिल्कुल, और मार्क डगलस शुरुआत ही यहीं से करते हैं, असली दुश्मन की पहचान से। पहले 3 अध्याय इसी पर फोकस करते हैं। ओके। किताब कहती है कि ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं है, कोई ब्रोकर नहीं है, कोई टिप देने वाला नहीं है, बल्कि उसका अपना मन है। अपना मन? हाँ, वो डर, लालच और बाद में पछतावे का जो एक चक्रव्यूह बुनता है ना, ज्यादातर ट्रेडर उसी में उलझ कर रह जाते हैं। हाँ, ये डर और लालच का चक्कर तो बहुत जाना पहचाना है। जैसे मान लीजिए नुकसान हो रहा है, डर लगा, कह रहे और गिरेगा तो जल्दी से बेच दिया। हाँ, पैनिक सेलिंग। फिर भाव पलट गया और ऊपर चला गया तो बस सिर पीट लिया, पछतावा। और इसका उल्टा भी होता है। हाँ बिल्कुल, मुनाफा हो रहा है, लालच आया कि नहीं और बढ़ेगा तो हम और रुकते हैं और इंतजार करते रहें, फिर भाव गिरा और सारा मुनाफा चला गया या शायद नुकसान ही हो गया। ये तो लगता है हर ट्रेडर की कहानी है। और यही ट्रेडिंग का असली आकर्षण भी है, पता है? और जाल भी। अच्छा, कैसे? ऊपर से तो लगता है कि हाँ, पैसा कमाना है, आजादी चाहिए, टाइम की, पैसे की। लेकिन डगलस एक ज्यादा गहरी बात कहते हैं। क्या? वो कहते हैं असली खिंचाव है बिना अनुशासन वाली आजादी का एहसास। मतलब कोई नियम नहीं, कोई बॉस नहीं, जब चाहे ट्रेड करें, जितना चाहे करें। हाँ, ये तो है। हर दिन एक नया मौका खुद को हीरो साबित करने का। और यही सोच, यही ताड़ना अक्सर ओवर ट्रेडिंग की ओर ले जाती है, धड़ाधड़ ट्रेड। ये बिना अनुशासन की आजादी वाली बात, ये वाकई सोचने पर मजबूर करती है। सुनने में तो बड़ा लुभावना लगता है, पर शायद यही सबसे बड़ा खतरा है। बिल्कुल। डगलस का एक कोट याद आ रहा है, ट्रेडिंग लुक्स इजी बट इट्स द हार्डेस्ट वे टू मेक इजी मनी। हाँ, बहुत सटीक कहा है। मतलब ट्रेडिंग आसान दिखती है, पर आसान पैसा कमाने का ये सबसे मुश्किल रास्ता है। तो फिर इस मुश्किल से निपटने का पहला कदम क्या है? कहाँ से शुरू करें? पहला और सबसे बुनियादी कदम, जिसके बिना आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है, वो है पूरी जिम्मेदारी लेना। जिम्मेदारी? किस चीज की? अपने हर ट्रेड के नतीजे की, चाहे वो फायदेमंद हो या नुकसानदायक। 100% जिम्मेदारी। जब तक एक ट्रेडर ये जिम्मेदारी खुद पर नहीं लेता, वो कभी लगातार सफल नहीं हो सकता। मतलब बाजार को या किसी और को दोष देना बंद? बिल्कुल बंद। ये कहना बंद कि मार्केट मेरे खिलाफ गया या खराब किस्मत थी। हाँ, ये बहुत कॉमन है, मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। एग्जैक्टली। लेकिन डगलस कहते हैं अपने हर ट्रेड का जिम्मेदार सिर्फ आप हो, मार्केट नहीं। अपने हर ट्रेड के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, मार्केट नहीं। ये सोच अपनानी होगी कि छोटे मोटे नुकसान ट्रेडिंग के बिजनेस की लागत हैं, जैसे दुकान का किराया होता है या बिजली का बिल। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है। जैसे अगर हम रेड लाइट जंप करें और चालान कट जाए, तो हम ट्रैफिक सिग्नल को तो दोष नहीं देते ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मानते हैं कि गलती हमारी थी, नियम तोड़ने की सजा मिली। बस ट्रेडिंग में भी ठीक यही नजरिया चाहिए। बाजार आपके खिलाफ नहीं है, वो तो बस ऊपर नीचे हो रहा है, खरीदार विक्रेता का खेल है। हमारी एंट्री, एग्जिट या रिस्क मैनेजमेंट में कमी हो सकती है। जिम्मेदारी लेने से ही सीखने का दरवाजा खुलता है, वरना हम वही गलती दोहराते रहेंगे। सही बात है। जिम्मेदारी की बात तो समझ आती है, लेकिन इसे लगातार निभाना,
खासकर जब लगातार 2-3 ट्रेड गलत चले जाएं। यही असली चुनौती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती। और शायद यहीं पर मार्क डगलस कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। अध्याय 4 और 7 शायद इसी पर थे। हाँ बिल्कुल। हर कोई चाहता है कि भाई लगातार मुनाफा हो, कंसिस्टेंट रिटर्न मिले, पर ये कंसिस्टेंसी आती कैसे है? क्या ये कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? नहीं, डगलस के मुताबिक कंसिस्टेंसी कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक मानसिक अवस्था। एक मानसिक अवस्था। हाँ, इसका सीधा मतलब है आपके पास जो भी परखा हुआ सिस्टम या तरीका है, जिसे डगलस एज कहते हैं, एज, हाँ, उससे बिना भावनाओं में बहे, बिना शक किए बार बार पूरे अनुशासन के साथ इस्तेमाल करना। किताब में साफ लिखा है, कंसिस्टेंसी का मतलब है एक ही सिस्टम को बार बार डिसिप्लिन के साथ अप्लाई करना। तो मतलब ये नहीं कि हर ट्रेड सही जाएगा, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कि आप हर बार एक ही नियम से खेलेंगे, नतीजा चाहे जो भी हो। जैसे वो किताब में सिक्के वाली मिसाल है, कॉइन टॉस एनालॉजी। हाँ, कि अगर एक सिक्के को उछालने पर मान लीजिए 60% बार हेड्स आता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हर 10 बार उछालने पर ठीक 6 बार हेड्स आएगा ही आएगा। हाँ, हो सकता है 4 ही आए या 8 आ जाएं। बिल्कुल, लेकिन अगर आप 1000 बार उछालेंगे या 10,000 बार, तो नतीजा 60% के बहुत करीब होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। ट्रेडिंग बिल्कुल ऐसी ही है। आपका एज कोई गारंटी नहीं है कि अगला ट्रेड जीतेगा। अच्छा, वो सिर्फ इतना बताता है कि एक चीज के होने की संभावना दूसरी से थोड़ी ज्यादा है। जैसा किताब कहती है, एन एज इज नथिंग मोर देन एन इंडिकेशन ऑफ अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ वन थिंग हैपनिंग ओवर अनदर। बस एक छोटी सी बढ़त। हाँ, एक छोटी सी लेकिन सांख्यिकीय बढ़त जो लंबे समय में काम करती है अगर आप उसे लगातार अनुशासन से इस्तेमाल करें। लेकिन ये एज होता क्या है असल में? मतलब क्या कोई खास चार्ट पैटर्न है, कोई इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन? इसे थोड़ा और साफ करेंगी? देखिए, एज कुछ भी हो सकता है, ये हर ट्रेडर के लिए अलग हो सकता है। जरूरी ये है कि वो आपने खुद टेस्ट किया हो, बैक टेस्ट किया हो और पाया हो कि वो लंबी अवधि में आपको थोड़ी बढ़त देता है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए आपने पाया कि किसी खास तरह की खबर आने के बाद 70% बार बाजार अगले 1 घंटे में ऊपर जाता है, या कोई खास कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद 65% बार भाव रिवर्स होता है। यही आपका एज है। एक पैटर्न या सेटअप जिसे आपने परखा है और जो आपको थोड़ी सी बढ़त देता है। बस एक संभावना। ये टेक्निकल हो सकता है, फंडामेंटल हो सकता है, कुछ भी। जरूरी ये नहीं कि एज क्या है, जरूरी ये है कि क्या आपके पास ऐसा कोई एज है जिस पर आप भरोसा करते हैं और क्या आप उसे बिना डगमगाए इस्तेमाल करते हैं। समझ गया। तो एज प्लस डिसिप्लिन इक्वल्स कंसिस्टेंसी। बिल्कुल, यही समीकरण है। ये तो कुछ कसीनो वाली बात हो गई। हाँ, काफी हद तक। उन्हें पता है कि रूलेट के हर स्पिन पर वो नहीं जीतेंगे। कोई खिलाड़ी जीत भी सकता है, जैकपॉट भी लग सकता है, लेकिन उनका पूरा गेम, वो व्हील इस तरह डिजाइन है कि लंबे समय में हाउस हमेशा जीता है, क्योंकि उनके पास एक मैथमेटिकल एज है। एग्जैक्टली। तो क्या ट्रेडर को कसीनो की तरह सोचना चाहिए, हर दाव पर ना रोएं ना हंसें? बिल्कुल। कसीनो हर स्पिन के नतीजे पर खुश या दुखी नहीं होता, वो बस अपना सिस्टम चलाता रहता है अनुशासन से। ट्रेडर को भी यही करना है, अपने एज पर भरोसा रखना है। हाँ, और उससे अपनी भावनाओं, खासकर डर और लालच से बचाना है, रिस्क को काबू में रखना है और सबसे जरूरी ओवर ट्रेडिंग से बचना है। ओवर ट्रेडिंग, हाँ, क्योंकि अक्सर ट्रेडर अपना एज जानते हुए भी भावनाओं में बहकर उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते। एज होना एक बात है, उसे बचाकर रखना और अनुशासन से इस्तेमाल करना बिल्कुल दूसरी बात है, और ज्यादातर लोग यहीं चूक जाते हैं। सही कहा। ठीक है, तो एज और कंसिस्टेंसी के लिए दिमागी अनुशासन सबसे जरूरी है। अब एक और बहुत दिलचस्प चीज पर आते हैं, धारणा, परसेप्शन, जिसकी बात अध्याय 5 और 6 में है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि एक ही समय पर एक ही चार्ट को देखकर एक ट्रेडर कहता है खरीदो, ऊपर जाएगा, और दूसरा कहता है बेचो, नीचे गिरेगा। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब डगलस एक बहुत ही पावरफुल लाइन में देते हैं। वो कहते हैं, वी डोंट सी द मार्केट एज इट इज, वी सी द मार्केट एज वी आर। वी सी द मार्केट एज वी आर। यानी हम बाजार को वैसा नहीं देखते जैसा वो असल में है, हम उसे वैसा देखते हैं जैसे हम खुद हैं। हमारे पिछले अनुभव, हमारे अंदर बैठे डर,
हमारी उम्मीदें, हमारा उस वक्त का मूड, ये सब मिलकर एक चश्मा बना देते हैं, एक फिल्टर। और बाजार की तस्वीर उसी फिल्टर से छनकर हम तक पहुंचती है। अच्छा। ये वैसा ही है जैसे वो कहते हैं ना कि अगर आप कोई खास रंग की कार खरीदने की सोचें, मान लीजिए लाल रंग की, हाँ। तो अचानक आपको सड़क पर हर जगह लाल कारें ही नजर आने लगती हैं। कारें तो पहले भी उतनी ही थी, पर अब आपका ध्यान उन पे जा रहा है। ट्रेडिंग में भी ऐसा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। सोचिए, अगर आपके पिछले 2 ट्रेड में बड़ा नुकसान हुआ है, तो हो सकता है अगला बेहतरीन मौका भी आपको डरावना लगे। आपको हर सिग्नल में खतरा दिखेगा। आप शायद ट्रेड लेने से हिचकिचाएंगे। हाँ, डर के मारे। या अगर आप लगातार जीत रहे हैं, तो हो सकता है आप जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाए। आपको लगे कि आप गलत हो ही नहीं सकते, और फिर आप एक घटिया सेटअप में भी कूद पड़े, जिसे बाद में आप पहचानते कि ये तो लेना ही नहीं था। हाँ, ये होता है। हमारी भावनाएं और हमारे मन में बैठी धारणाएं सच्चाई को मोड़ देती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाजार अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है, वो तो बस है, जैसे पहाड़ या नदी। बिल्कुल। किताब में शायद ऐसा कुछ कहा गया है कि द मार्केट इज नॉट आउट टू गेट यू, इट डजंट इवन नो यू एग्जिस्ट। यानी बाजार को तो पता भी नहीं कि आप ट्रेड कर रहे हैं। उसको कोई लेना देना नहीं है आपसे। वो पूरी तरह से तटस्थ है। उसका कोई इरादा नहीं है आपको फायदा पहुंचाने या नुकसान करने का। वो सिर्फ हजारों लाखों लोगों की, खरीदारों और विक्रेताओं की मिली जुली सोच और एक्शन का नतीजा है, जो भाव को ऊपर नीचे करता है। तो बाजार को कंट्रोल करने की कोशिश करना या उससे लड़ना कि इसे तो ऊपर जाना ही चाहिए था, ये नीचे क्यों जा रहा है, ये सब बेकार है। जैसे हम समंदर की लहरों को नहीं रोक सकते। हाँ, बस सर्फिंग सीख सकते, उनके साथ तालमेल बिठाना सीख सकते, वैसे ही बाजार के साथ तालमेल बिठाना सीखना होगा, उसे सुनना होगा, समझना होगा। और इसमें शायद हमारा अहंकार भी एक बड़ी रुकावट बनता है। ये सोचना कि मैं सही हूं, मेरा एनालिसिस सही है, बाजार गलत चल रहा है। ओह, अहंकार, ये तो ट्रेडर का बहुत बड़ा दुश्मन है, शायद सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि सफल ट्रेडर वो नहीं जो हमेशा सही होता है, ऐसा तो कोई नहीं हो सकता। सफल ट्रेडर वो है जो जल्दी मान लेता है कि वो गलत है, और बिना ईगो को बीच में लाए अपनी पोजीशन काट लेता है या बदल लेता है। नुकसान को स्वीकार कर लेता है। हाँ, बाजार से लड़ने के बजाय उसके संदेश को सुनना और स्वीकार करना जरूरी है। डगलस कहते हैं, व्हेन यू स्टॉप फाइटिंग द मार्केट, यू बिगिन टू फ्लो विद इट। फ्लो विद इट। जब आप बाजार से लड़ना बंद करते हैं, तब आप उसके प्रवाह के साथ बहना शुरू करते हैं। ये मानसिकता में एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल बदलाव है। ये धारणा और बाजार के प्रति नजरिया बदलने वाली बात तो काफी गहरी है, और ये हमें सीधे उस चीज पर ले आती है जो शायद इन सब के मूल में है, हमारे विश्वास, बिलीव्स। अध्याय 9 से 12 तक इसी पर जोर दिया गया है। हाँ, विश्वास। ये विश्वास कैसे काम करते हैं और हमारी ट्रेडिंग को कैसे चलाते हैं पर्दे के पीछे से। हमारी सोच का ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारा सॉफ्टवेयर। वो तय करते हैं कि हम दुनिया को और खासकर बाजार को कैसे देखेंगे और कैसे रिएक्ट करेंगे। अच्छा। वो कहावत है ना जो हमने पहले भी कही, आप मार्केट को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, आप मार्केट को वैसे देखते हो जैसे आप हो। आपके विश्वास ये तय करते हैं कि आपको बाजार में खतरा दिखेगा या मौका। पर ये विश्वास बनते कैसे हैं? क्या हम इनके साथ पैदा होते हैं? नहीं, पैदा नहीं होते, ये बनते हैं हमारे बचपन के अनुभवों से। माँ बाप ने क्या सिखाया, समाज क्या कहता है, उससे बनते हैं। हमारे अपने पिछले ट्रेडिंग के नतीजों से भी बनते हैं। अच्छा हुआ तो आत्मविश्वास बढ़ा, बुरा हुआ तो डर बैठ गया। और गुरुओं, एक्सपर्ट्स की सलाह से? हाँ, बिल्कुल। किसी गुरु या एक्सपर्ट की बात भी हमारे विश्वास बन सकती है। मान लीजिए किसी ने बचपन से अपने घर में सुना है कि शेयर बाजार तो जुआ है, इसमें पैसा डूबता ही है। हाँ, कई घरों में ये धारणा होती है। अब ये बात उसके अवचेतन मन में बैठ सकती है, और फिर जब वो ट्रेड करेगा तो अनजाने में ही उसकी ट्रेडिंग को प्रभावित करेगी। हो सकता है वो हमेशा डरा डरा रहे, या जैसे ही थोड़ा नुकसान हो सोचने लगे, हाँ पापा सही कहते थे, ये तो जुआ ही है। ओह, तो ये विश्वास हमें आगे बढ़ने में मदद भी कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं। मतलब जैसे किताब में कहा है, सशक्त बनाने वाले और सीमित करने वाले विश्वास। बिल्कुल, यही 2 तरह के विश्वास होते हैं। सीमित करने वाले विश्वास हो सकते हैं जैसे मैं कभी बड़ा मुनाफा नहीं कमा सकता, या जब भी मैं खरीदता हूँ मार्केट गिर जाता है, या मुझ में अनुशासन है ही नहीं। ये तो आपको कोशिश करने से पहले ही हरा देते हैं। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ सशक्त बनाने वाले विश्वास होते हैं, जैसे हर ट्रेड एक नया मौका है, पिछले ट्रेड से बिल्कुल आजाद, या नुकसान ट्रेडिंग का एक स्वाभाविक हिस्सा है, ये सीखने का अवसर है, या मेरे पास एक परखा हुआ एज है
और मैं उसे अनुशासन से लागू कर सकता हूँ। और यह विश्वास हमारे एक्शन पर कैसे असर डालते हैं? क्या ये एक तरह की वो जो कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाते हैं, यानी जैसा हम मानते हैं वैसा ही हमारे साथ होने लगता है? हाँ, अक्सर ये चक्र ऐसे ही चलता है। देखिए, आपका विश्वास आपकी धारणा को रंग देता है, उसे प्रभावित करता है। ठीक है। आपकी धारणा तय करती है कि आप क्या महसूस करते हैं, डर या आत्मविश्वास। ओके। आपकी भावना आपके एक्शन को ड्राइव करती है, मतलब आप ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे, जल्दी निकलेंगे या देर तक रुकेंगे। उस एक्शन से एक नतीजा आता है, मुनाफा या नुकसान, और वो नतीजा आपके शुरुआती विश्वास को और पक्का कर देता है। अरे बाप रे। अगर आप अंदर से मानते हैं कि आप हारेंगे ही, तो आप शायद अनजाने में ऐसी गलतियां करेंगे, जैसे डर के मारे जल्दी निकल जाना या स्टॉप लॉस हटा देना, कि आप सच में हार जाएं। और फिर आप कहेंगे, देखा, मुझे तो पता ही था मैं हारूंगा। आपका विश्वास और मजबूत हो गया। ये तो बहुत ही खतरनाक चक्र है। इससे बाहर कैसे निकलें? और क्या होता है जब हमारे अंदर ही दो अलग अलग विरोधाभासी विश्वास, कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स हों? हाँ, ये भी होता है। जैसे एक तरफ पैसा कमाना भी चाहते हैं, ट्रेडिंग से अमीर बनना चाहते हैं, पर दूसरी तरफ शायद बचपन से सुना है कि पैसा बुरा होता है, या पैसा आने से लोग बदल जाते हैं, या अमीर लोग अच्छे नहीं होते। जब ऐसे विरोधाभासी विश्वास होते हैं तो ट्रेडिंग बहुत बहुत कंफ्यूजिंग और तनाव भरी हो जाती है। आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, दो पीछे हटते हैं। निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, समझ नहीं आता कि क्या करें। अंदर ही लड़ाई चलती रहती है। हाँ, और यही विश्वास अक्सर भावनात्मक ट्रिगर का काम करते हैं। जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, ये ट्रिगर दब जाते हैं और हम सोचे समझे बिना आवेग में आकर फैसले ले लेते हैं, बाद में पछताते हैं। अध्याय 11 में धारणा के पूर्वाग्रह, परसेप्शन बायस की बात भी है, जैसे चयनात्मक धारणा, सिलेक्टिव परसेप्शन। इसका क्या मतलब है ट्रेडिंग के संदर्भ में? इसका सीधा मतलब है कि हमारा दिमाग ऐसी जानकारी को फिल्टर कर देता है या उससे नजरअंदाज कर देता है जो हमारे पहले से बने हुए विश्वास से मेल नहीं खाती। अच्छा। मतलब अगर मैंने मन में पक्का कर लिया है कि सोना अब ऊपर ही जाएगा, तो मैं शायद ऐसी खबरों या चार्ट के संकेतों को देखूंगा ही नहीं जो सोने में गिरावट का संकेत दे रही हूँ, भले ही वो साफ साफ दिख रही हूँ। दिमाग बस वही देखना चाहता है जो वो पहले से मान चुका है, असहज सच को अनदेखा कर देता है ताकि अपना विश्वास बना रहे। हाँ, इसी तरह निश्चितता का भ्रम भी है। हमारे विश्वास हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि हम पक्का जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, जबकि सच तो ये है कि बाजार हमेशा अनिश्चित होता है। तो अगर हमारे विश्वास ही हमारी हकीकत बना रहे हैं, ट्रेडिंग में हमारे नतीजे तय कर रहे हैं, तो क्या हम इन विश्वासों को बदल सकते हैं? खासकर उन विश्वासों को जो हमें रोक रहे हैं, जो हमें नुकसान करा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, बदल सकते हैं। और यही ट्रेडिंग इन द जोन का सबसे शक्तिशाली, सबसे उम्मीद भरा संदेश है। विश्वास पत्थर की लकीर नहीं है, उन्हें बदला जा सकता है। कैसे? क्या करना होगा? इसके लिए सचेत प्रयास लगता है, ये अपने आप नहीं होता। पहला कदम, अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना, ऑब्जर्व का, खासकर ट्रेडिंग के दौरान। जब डर लगे, लालच आए, गुस्सा आए, तो रुककर देखें कि कौन सा विचार चल रहा है मन में। पहला कदम है जागरूकता। हाँ, जागरूकता। दूसरा कदम, उन विश्वासों को पहचानना, आइडेंटिफाई, जो बार बार आपको एक ही तरह की गलती करने पर मजबूर कर रहे हैं। कौन सा विश्वास है जो आपको डरपोक बना रहा है, कौन सा विश्वास आपको लापरवाह बना रहा है। और तीसरा कदम? तीसरा और सबसे अहम कदम, उन सीमित करने वाले विश्वासों को जानबूझकर नए सशक्त बनाने वाले विश्वासों से बदलना, उन्हें चुनौती देना और उनकी जगह नए विश्वास स्थापित करना। जैसे खुद को बार बार याद दिलाना कि नुकसान व्यापार की लागत है, ये मेरी नाकामी नहीं। बिल्कुल। या ये याद दिलाना कि हर ट्रेड का नतीजा पिछले ट्रेड से पूरी तरह आजाद है, या मेरे पास एक एज है और मैं उसे अनुशासन से फॉलो कर सकता हूँ। ये सिर्फ रटने की बात नहीं है, इन्हें महसूस करना है, इन्हें सचमुच अपनाना है, ताकि ये धीरे धीरे आपकी सोच का, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा बन जाए। तो लक्ष्य ये है कि आपके विश्वास बाजार की असलियत, जो कि संभावनाओं पर आधारित हैं, उसके साथ मेल खाएं। एकदम सही। डगलस का मानना है, और ये बहुत बड़ी बात है, कि जीतने वाले और हारने वाले ट्रेडर के बीच का असली फर्क उनकी स्ट्रैटेजी या होशियारी का नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनके विश्वासों का होता है। विनर और लूजर ट्रेडर के बीच का असली फर्क उनके बिलीफ्स हैं। वाह,
विश्वासों का ये पूरा मनोविज्ञान तो ट्रेडिंग की तस्वीर ही बदल लेता है। और ये हमें हमारे आखिरी महत्वपूर्ण विचार पर लाता है, संभावनाओं के साथ जीना और ट्रेड करना, जैसा अध्याय 8 में समझाया गया है। हाँ, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। इसका क्या मतलब है? इसे कैसे अपनाएं? इसका सार ये है कि हमें ये बात एकदम गहराई से स्वीकार करनी होगी कि ट्रेडिंग में कुछ भी 100% निश्चित नहीं है, कुछ भी पक्का नहीं है। कुछ भी। हाँ, हर एक ट्रेड का नतीजा अपने आप में अप्रत्याशित है, अनसर्टेन है। जैसा डगलस कहते हैं, एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट। आपका सबसे भरोसेमंद, सबसे बढ़िया दिखने वाला सेटअप भी फेल हो सकता है और एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला ट्रेड भी बड़ा मुनाफा दे सकता है। किसी एक ट्रेड का नतीजा बस जीत और हार के एक बड़े रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा है, जैसे सिक्के के उछाल। तो फिर एक संभाव्यता विचारक कैसे बना जाए? इसका मतलब क्या ये है कि किसी एक ट्रेड के नतीजे से मतलब भावनात्मक रूप से जुड़ना ही नहीं है, चाहे वो जीते या हारे? बिल्कुल बिल्कुल यही मतलब है। एक संभाव्यता विचारक ये समझता है कि उसका काम नतीजा तय करना नहीं है, वो कर भी नहीं सकता। उसका काम है अपने एज को, अपने सिस्टम को बार बार अनुशासन से लागू करना। अच्छा। अगर उसका एज कहता है कि मान लीजिए 10 में से 6 बार जीतने की संभावना है, तो वो जानता है कि 4 बार हार भी होगी। वो उन 4 हारों से विचलित नहीं होता, परेशान नहीं होता, अपना सिस्टम नहीं बदलता, क्योंकि उसे पता है कि लंबे समय में 1000 ट्रेड के बाद उसका एज काम करेगा और वो मुनाफे में रहेगा। तो वो हर ट्रेड को एक बड़े सैंपल साइज के हिस्से के तौर पर देखता है। हाँ, पूरी सीरीज पर फोकस करता है, न कि किसी एक ट्रेड के नतीजे पर। इसमें शायद वो प्रक्रिया बनाम परिणाम यानी प्रोसेस वर्सेस आउटकम वाली सोच भी काम आती है। बिल्कुल सही। यानी आप नतीजे को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बाजार के हाथ में है, लेकिन आप अपनी प्रक्रिया कब एंट्री लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कितना रिस्क लेना है, इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो फोकस इसी पर होना चाहिए। एकदम सही कहा आपने। आप बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकते, पर आप खुद को नियंत्रित कर सकते हैं। अपनी सोच, अपने नियम, अपना अनुशासन, यही वो चीज है जो आपके हाथ में है। प्रक्रिया पर ध्यान दें, नतीजा अपने आप आएगा लंबी अवधि में। और ये संभाव्यता आधारित सोच आपको निश्चितता के भ्रम से भी बचाती है ना? हाँ, बहुत जरूरी। ये सोचना कि ये वाला ट्रेड तो पक्का चलेगा ही चलेगा या ये गिर ही नहीं सकता, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि बाजार में कुछ भी पक्का नहीं होता। मार्केट में सर्टेनिटी कभी एग्जिस्ट नहीं करती। बाजार में निश्चितता नहीं होती, सिर्फ संभावनाएं होती हैं। और इस सोच का एक और नतीजा है छोटे नुकसानों को गले लगाना। उन्हें अपनी हार या सजा मानने की बजाय बस बिजनेस करने का खर्च, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस समझना। ये मानसिकता अपनाना, ये शायद सबसे बड़ा बदलाव है जो एक ट्रेडर ला सकता है। जब आप छोटे नुकसानों को आसानी से बिना किसी दुख या गुस्से के स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो आप बड़े नुकसानों से अपने आप बच जाते हैं। क्योंकि आप डरते नहीं है स्टॉप लॉस लेने से। हाँ, डर खत्म हो जाता है। आप बिना हिचकिचाहट के अपना सिस्टम फॉलो कर पाते हैं। कामयाब ट्रेडर वो है जो इन संभावनाओं की दुनिया में सहजता से बिना डर के काम करना सीख लेता है। वाह, ये तो मार्क डगलस की किताब के जरिए ट्रेडिंग मनोविज्ञान की एक जबरदस्त आंखें खोलने वाली यात्रा रही। हाँ, ये किताब वाकई बहुत प्रभावशाली है। अगर हम आज की पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें तो ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग में असली जीत चार्ट या इंडिकेटर की महारत में उतनी नहीं है जितनी मन की गहराइयों में छिपी है। बिल्कुल। जिम्मेदारी लेना, अनुशासन साधना, बाजार को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखना, अपने विश्वासों को समझना और बदलना, और सबसे बढ़कर संभावनाओं की अनिश्चित दुनिया में जीना सीखना, यही शायद जोन में ट्रेड करने का राज है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। सबसे बड़ी जंग बाजार से नहीं है, वो खुद से है। अपने अंदर के डर, लालच, अहंकार और वो सीमित करने वाले विश्वास, इनको पहचानना और इन पर काबू पाना, यही वो रास्ता है जो एक आम ट्रेडर को उस शांत, फोकस्ड और अनुशासित मानसिक अवस्था में ले जाता है जिसे डगलस जोन कहते हैं। वो अवस्था जहां आप डर या उत्तेजना के बिना बस अपने प्लान के मुताबिक काम करते हैं। अपनी भावनाओं को मैनेज करना, अनिश्चितता में जिम्मेदारी लेना, पूर्वाग्रहों से बचना, क्या ये सिर्फ ट्रेडिंग तक ही सीमित है या जीवन के दूसरे हिस्सों में भी, जहां भावनाएं उलझी होती हैं, जहां अनिश्चितता होती है, जहां फैसले लेने का दबाव होता है, क्या ये सिद्धांत उतनी ही कारगर साबित हो सकते हैं? सोचिएगा जरूर।